Hi everyone. In this lecture, I am going to discuss about the some more reactions from the chapter amine, and these reactions are Gabriel Thalamide synthesis, Hinsberg test, reduction of some functional groups like nitro group, nitrile and amide. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो इस सिंथेसिस में स्पेशल बात यह है कि ये सिर्फ प्राइमरी एमीन के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी एलिफैटिक एमीन, वो भी एरोमेटिक नहीं होगा, एलिफैटिक एमीन। तो 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग एक कंपाउंड का यूज़ करते हैं थैलीमाइड का। तो जैसे एक कंपाउंड है, ये थैलीमाइड हम लोग ले रहे हैं, बेंजीन रिंग, इससे कनेक्टेड CO होते हैं, CO, और यहाँ से यहाँ पे N और H कनेक्टेड होता है। इस कंपाउंड का नाम है थैलीमाइड। तो थैलीमाइड में जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? तो वो इस वजह से एसिडिक होता है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, बट यहाँ पे स्पेशली ज़्यादा एसिडिक है वो इस वजह से क्योंकि CO ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो दो CO ग्रुप प्रेजेंट है, दे एक्ट्स लाइक, CO ग्रुप एक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और कोई भी विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन आइटम को एसिडिक बना देता है। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है। तो अगर ये एसिडिक है, इट मीन्स कि ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अल्कली यूज़ करते हैं KOH। तो कि बेस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H और OH मिलकर बन जाएगा H2O। अब जब यहाँ से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह का दिखने लगेगा, बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पे CO, इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे CO, और यहाँ से H निकल जाएगा तो N पे चार्ज आ जाएगा माइनस, और मेटल पे क्योंकि प्लस होते हैं तो यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा सोडियम, इन्हें पॉजिटिव। तो ये जो अनायन बना, इस अनायन को हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड अनायन। तो ये थैलीमाइड था और इससे जो अनायन बना वो थैलीमाइड अनायन है। तो ये सोडियम थैलीमाइड एक्चुअली अभी बना, लेकिन इस अनायनिक पार्ट को हम लोग थैलीमाइड अनायन बोलेंगे। और यही थैलीमाइड अनायन जो है वो आगे हम लोग सिंथेसिस में यूज़ करते हैं। इसके बाद किया जाता है कि इस थैलीमाइड अनायन को हम लोग ट्रीट करते हैं RX, एल्काइल हैलाइड के साथ। अब जब एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्योंकि R के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव होगा और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड हमेशा से नेगेटिव होता है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये R को अपने साथ अटैच कर लेगा क्योंकि इसका लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा और ये X यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली इसके बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट? इसके बाद प्रोडक्ट बन के आएगा CO, यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो CO, फिर N, और N के नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, N नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा R, और X और सोडियम ये मिल के बन जाएगा NaX, सोडियम हैलाइड। तो ये N के ऊपर सब्स्टिट्यूशन एल्काइल का हो गया। अब ये लास्ट स्टेप में लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, और हाइड्रोलाइज हम लोग बेसिक मीडियम में नॉर्मली करते हैं। तो यहाँ पे NaOH या KOH ले लेते हैं एक्वस। तो जब NaOH और KOH एक्वस ले लेंगे तो होगा क्या कि ये बॉन्ड क्लीव करेगा, ये बॉन्ड क्लीव करेगा, ये CO के साथ दोनों नाइट्रोजन का बॉन्ड क्लीव कर जाएगा। तो जैसे ही क्लीव करेगा बचेगा क्या? R बच जाएगा। R के साथ क्या बचेगा? N बच जाएगा, N। अब इस N के ऊपर कैसा चार्ज रहा होगा? नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हम लोग याद रखने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से आएगा? तो वाटर तो प्रेजेंट है ना, मीडियम बस बेसिक है। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। तो यहाँ पे 2H, एक इधर से बॉन्ड टूटेगा तो 1H, एक इधर से बॉन्ड टूटेगा तो 1H, 2H कनेक्ट हो जाएगा, प्लस और क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट। तो जब यहाँ से बॉन्ड टूटा तो मेरे पास बचेगा COO, इधर भी CO। अब इस COO के साथ ONA जुड़ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा थैलीमाइड अनायन। अब ये CONA कहाँ से आया? एक्चुअली जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इसको हम लोग रफ में ऐसे समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ इसके साथ, तो हाइड्रोलिसिस के बाद इसको हम लोग ऐसे अगर विजुअलाइज करें कि C डबल बॉन्ड O था, इधर था N और N के साथ था R। तो अगर ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इस तरफ H जुड़ा, इस तरफ OH जुड़ा, इस तरफ H जुड़ा, इस तरफ OH जुड़ा। तो जब OH जुड़ा तो नाइट्रोजन के साथ तो 2H जुड़ा ना, तो NH2 बना। CO के साथ क्या जुड़ा? OH, यानी कि प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? साइड प्रोडक्ट। इधर CO के साथ क्या जुड़ा? CO के साथ OH, तो COOH, और इधर भी क्या? COH। लेकिन क्योंकि मीडियम बेसिक ले रहे हैं हम लोग
तो बेस क्या करेगा, H को हटा देगा, तो H को हटा देगा और उसके पे क्या लिख देंगे, मेटल, इसीलिए यहाँ पे COON लिखा हुआ है। और ए आर के साथ N है, आर के साथ N है, N के साथ क्या जुड़ जाएगा, 2H, तो 2H, तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। इसमें ये जो सेकेंड स्टेप है, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकेंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थैलीमाइड एनायन जो है SN2 टाइप से रिएक्शन करता है और इस पर अटैक करता है। तो ये जो अल्काइल हैलाइड हम लोग यूज़ करते हैं, ये प्राइमरी ही यूज़ करते हैं। प्राइमरी में क्या होता है कि SN2 रिएक्शन फास्ट होता है, अगर ये फास्ट होगा तो इस पर अटैक करेगा और ये X यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो जब यहाँ से X बाहर हो जाएगा तो ये सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो एक चीज़ सेकंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें SN2 रिएक्शन होता है। SN2 होता है किस पे, एल्काइल हैलाइड पे, ये एराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। अब गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो है, इस गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस करते हैं तो इस सिंथेसिस में जो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन can't be prepared by this method। प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्या रीज़न है क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? क्योंकि अगर हमको एरोमेटिक प्रिपेयर करना हुआ तो एरोमेटिक को प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, एराइल हैलाइड यूज़ करना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड के जगह पे, तभी तो एल्काइल के जगह पे एराइल ग्रुप जुड़ेगा। एराइल ग्रुप जुड़ेगा तो यहाँ पे जो एमीन बनेगा वो एलिफैटिक एमीन के जगह पे एरोमेटिक एमीन बनेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन वी हैव टू यूज द एराइल हैलाइड, इन प्लेस ऑफ RX वी हैव टू यूज ARX। और एराइल हैलाइड जो होता है मतलब इस टाइप का कंपाउंड, बेंजीन मगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते नहीं है। SN2 मतलब SN2 टाइप रिएक्शन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, तो एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन ब्रोमीन जो भी रहेगा और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आ गया बॉन्ड में, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आ गया C और X बॉन्ड में तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अगर एक बार बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्लीव नहीं करेगा और जब वो टूटेगा नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। मीन्स एरोमेटिक प्राइमरी एमीन can't be synthesized by this method because to prepare aromatic amine we have to use aryl halide, and aryl halide they do not give, aryl halide ARX do not give nucleophilic substitution। या सिंपली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एराइल हैलाइड डू नॉट गिव SN2, इसीलिए एराइल हैलाइड जब हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं तो एरोमेटिक एमीन भी नहीं बन सकता है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बन सकता इस मेथड से, सिर्फ एलिफैटिक ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये गैब्रियल थैलीमाइड था। तो गैब्रियल थैलीमाइड में एराइल हैलाइड थैलीमाइड एनायन के साथ SN2 रिएक्शन नहीं देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन से भी हम लोग एमीन प्रिपेयर करते हैं और एक्चुअली इसके रिडक्शन से प्राइमरी एमीन ही बनता है। तो जैसे गैब्रियल थैलीमाइड से प्राइमरी ही बनता है, इससे भी प्राइमरी ही बनेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिफैटिक बनेगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा। इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री कैसा भी हो सकता है, एलिफैटिक भी या एरोमेटिक भी। अब नाइट्रो ग्रुप जिस ग्रुप जैसे कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। गैब्रियल थैलीमाइड में याद रखना है कि उसमें सिर्फ एलिफैटिक ही होना चाहिए। जैसे अब इसके लिए कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कोई नाइट्रो ग्रुप है, RNO2 है या फिर ARNO2 है, और इस कंपाउंड को अगर हम लोग ट्रीट करें SnHCl टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, या फिर कोई दूसरा मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, Fe एंड HCl भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कर सकते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ PD या PT या ये सब, कोई मेटल ले लेते हैं। तो जब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करें या आयरन मेटल और हाइड्रोजन का यूज़ करें या टीन मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करें, आयरन मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करें, तो मेटल और एसिड भी रिएक्शन करके क्या जनरेट करता है, हाइड्रोजन गैस। मेटल है टीन और एसिड है HCl, दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है, 2 हाइड्रोजन,
2 ऑक्सीजन हटेगा और उसके पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो R के साथ अगर R के साथ N रहेगा, N के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो RNH2 बन जाएगा। अगर हम लोग ArNH2 लिए हुए हैं तो इसमें बन जाएगा Ar और उसके साथ NH2। इस तरीके से NH2 मतलब प्राइमरी टाइप का एमीन बनेगा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर जैसे हम लोग यहाँ पे लिए हो CH3 CH2 और फिर हो NO2 और इसको कोई ट्रीट कर दे SnHCl के साथ, तो जब कोई इसको SnHCl के साथ ट्रीट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बन सकेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और NO2 बन जाएगा NH2। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो Fe और HCl है ये सबसे बेस्ट रिएजेंट है नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करने का। क्यों बेस्ट रिएजेंट है? वो इसलिए बेस्ट रिएजेंट है क्योंकि अगर SnHCl ले तो हमको बार बार HCl रिएक्शन के टाइम ऐड करना पड़ता है, कम होते जाता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन FeHCl में क्या है कि एक बार HCl ले लिए, थोड़ा सा इनिशिएट हो गया रिएक्शन, तो फिर बार बार नहीं लेना पड़ता है। मीन्स वेन एवर वी यूज द Fe and HCl टू रिड्यूस द नाइट्रो ग्रुप, वी हैव टू यूज HCl इन स्मॉल अमाउंट ओनली। मीन्स वी हैव टू यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl टू इनिशिएट द रिएक्शन। और एक बार जब हम लोग रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा तो बार बार HCl उसमें खुद प्रोड्यूस होते रहता है। जैसे Fe और HCl आपस में रिएक्शन करके FeCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब ये हाइड्रोजन गैस नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में होता है और इसको रिड्यूस करता है। और ये FeCl2 जो बना ये भी काम का चीज़ है। कैसे कि FeCl2 जो है वो रिएक्ट कर लेता है जो एसिड में प्रेजेंट होता है वाटर उसके साथ, और जब ये रिएक्ट करेगा तो फिर से क्या जनरेट करेगा? H और Cl, HCl, 2 HCl बना लेगा और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, इस टाइप से फॉर्मेशन करेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर 2 HCl इसमें बन रहा है, HCl का अगर फॉर्मेशन इसमें हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से 2 कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन हो कि वाई FeHCl इज प्रेफर्ड ओवर अदर रिएजेंट टू रिड्यूस द नाइट्रो ग्रुप, हम लोग बोल सकते हैं कि बिकॉज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रोसेस and Fe and HCl react together to give FeCl2 which hydrolyzes. They react with water means they hydrolyzes to produce more HCl. Thus only small amount of HCl is required to initiate the reaction. तो HCl का फॉर्मेशन उसमें खुद होते रहता है क्योंकि FeCl2 हाइड्रोलाइज होता है और HCl का फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप हम लोग इसको बोलते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N को, साइनाइड को। तो नाइट्राइल को भी रिड्यूस कर सकते हैं इजीली हम लोग, और नाइट्राइल को रिड्यूस करने के लिए जो कॉमन रिएजेंट है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग सिंपली कोई मेटल यूज़ करना चाहें तो रिएक्टिव मेटल सोडियम ले सकते हैं, साथ में इथेनॉल, क्योंकि सोडियम के साथ तो वाटर यूज़ कर नहीं सकते हैं तो इथेनॉल यूज़ करेंगे। तो सोडियम इथेनॉल का यूज़ कर लें, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर लें, या फिर हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे H2PDS। तो अगर इन सब का यूज किए, मेटल भी हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं, तो क्या होगा ना कि नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। और ये रिड्यूस होकर किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? R। यहाँ पे रिड्यूस जब होगा ना तो 2 हाइड्रोजन इस पर कनेक्ट हो जाएंगे, तो CH2 हाइड्रोजन का एडिशन ही रिडक्शन है, और नाइट्रोजन पे भी 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाए, तो ये बन जाएगा प्राइमरी एमीन। तो बेसिकली जितने भी मेथड्स पढ़ने हैं CBSE में वो प्राइमरी एमीन के मेथड्स ही हैं प्रिपरेशन के। तो इसमें भी प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा और नाइट्राइल बन जाएगा ये। इस रिएक्शन का यूज हम लोग इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं कार्बन को इंक्रीज करने के लिए। कैसे? जैसे कि अगर कोई ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है CH3 CH2 Cl, और इस कंपाउंड को अगर हम लोग ट्रीट करें KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो जब पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो K + Cn- में ब्रेक करता होगा, इसमें कार्बन पे प्लस होगा क्योंकि हाइड्रोजन पे माइनस होगा, तो KCl बन के निकल जाएगा ये, और Cn जुड़ जाएगा Cl के जगह पे फिर, तो CH3 CH2 और यहाँ पे बन जाएगा Cn को ट्रिपल बॉन्ड N करके भी शो कर सकते हैं। और इसको अगर हम लोग फर्दर ट्रीट कर दें सोडियम और इथेनॉल के साथ या किसी भी एक रिएजेंट के साथ, तो क्या होगा फिर? ये नाइट्राइल से बन जाएगा एमीन। हाँ, कार्बन के एटम सेम होने चाहिए, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। CH3 CH2, फिर से ये कार्बन बन जाएगा CH2 और नाइट्रोजन बन जाएगा NH2। तो इसमें कितने कार्बन थे? 1 2 3। रिडक्शन के टाइम कार्बन के नंबर सेम होगा। इसमें भी कार्बन कितने? 1 2 और 3। ये कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम लोग KCN का यूज़ किए, और जब एक बार कार्बन इंक्रीज हो गया तो इसको रिड्यूस करके एमीन बना सकते हैं। दैट मीन्स कि KCN का यूज़ कार्बन को इंक्रीज करने के लिए कहीं प्रोसेस में किया जा सकता है, कभी भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ एमाइड। अब देखिए एमाइड किसको बोलते हैं? RCONH2।
ये एमाइड है, ये ग्रुप एमाइड कहा जाता है। तो एमाइड को भी बिल्कुल वैसे ही रिड्यूस कर सकते हैं जैसे कि हम लोग अभी नाइट्राइल को रिड्यूस किए थे। मीन्स यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऐसा कुछ भी यूज किए हम यहाँ पे, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करने से फिर ये क्या होगा कि CO ग्रुप रिड्यूस होगा। एक चीज़ ध्यान देना है कि रिडक्शन के टाइम में कार्बन के नंबर यहाँ सेम होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो R रहेगा, CO से O हटा देना है, तो CO से जब O हटेगा तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 CH2 एंड NH2। क्योंकि अगर हम एक ही हाइड्रोजन अटैच करें एक O हटा के तो टेट्रावैलेंसी मेंटेन नहीं होगा, एक्चुअली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये भी प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस रिएक्शन का कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, एमाइड कैसे बनेगा? तो अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इससे हमको एमीन बनाना है, कार्बन के नंबर को चेंज नहीं करना है बट इसको हमको एमीन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि एसिड को एमीन में कन्वर्ट करना आसान नहीं है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे ना कि इसको अमोनिया के साथ हीट कर देंगे। अमोनिया के साथ जैसे ही हीट करेंगे RCO, यहाँ से क्या होता है कि एक H और यहाँ से OH, H2O बन के निकल जाता है। तो OH तो निकल गया, यहाँ से एक H निकला, तो एक H निकला तो इनके साथ कितने H बच गए? 2। तो RCONH2 बन गया, मतलब ये एमाइड बन गया। और जब एक बार एमाइड बन गया तो एमीन एमाइड से तो बन ही जाएगा। कैसे बनेगा? इसको हम लोग ट्रीट कर देंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो CO ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर वो CH2 बन जाएगा। तो RCH2 और NH2, यानी कि एसिड से अगर हमको एमीन बनाना है तो हम इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। पहले उसको एमाइड बनाएंगे और एमाइड से रिड्यूस करके उसको हम लोग एमीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एमीन का प्रिपरेशन करते हैं और कन्वर्जन में भी इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आइसोमेरिज्म इन एमीन्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो एमीन्स होते हैं वो चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग कि ये कैसे होते हैं, कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कौन किस टाइप का आइसोमर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, जैसे अगर कोई एमीन है इस टाइप से शो किया हुआ है CH3 CH2 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 एंड NH2, और एक और कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3 एंड CH2 एंड NH2। तो अगर हम नोटिस करें तो दोनों में कार्बन के नंबर्स इसमें भी 4 है, कार्बन के टोटल नंबर इसमें भी 4 है, NH2 इसमें भी है, NH2 इसमें भी। इट मीन्स कि ये प्राइमरी एमीन है, तो ये भी प्राइमरी एमीन ही है। बट फ़र्क क्या है कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम लोग देखें तो 4 कार्बन का है, और इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें तो सिर्फ 3 कार्बन का है और एक ब्रांच है एक कार्बन। तो दोनों में मेन चेन का डिफरेंस है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 का, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 का। तो चेन अगर डिफरेंट हो गए तो उसको हम लोग चेन आइसोमेरिज्म के कैटेगरी में रखेंगे, मतलब ये दोनों हुए चेन आइसोमर्स। और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जैसे कि CH3 CH2 CH CH2 फिर CH, यहाँ पे CH2 और CH2 NH2, ये बड़ा चेन हो गया। इसमें अगर इसमें भी हम कहीं ब्रांच करते हैं, जैसे कि किसी एक कार्बन को ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं या 2 ब्रांच करते हैं इस टाइप से, तो टोटल 3 4 5 कार्बन, अब इसमें हो गया 3 4 5 और यहाँ पे NH2 कर दिया। तो प्राइमरी तो ये भी है प्राइमरी एमीन, ये भी है प्राइमरी एमीन। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन भी सेम होंगे 3 2 5 2 7 2 9 एंड 2 11, और 2 नाइट्रोजन पे 13। यहाँ भी कितने 3 3 6 3 9 एंड 2 11 एंड 2 13। फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर में क्या अलग है? तो इसमें मेन चेन जो है वो स्ट्रेट चेन है और वो 5 कार्बन का चेन है, और इसमें अगर हम स्ट्रेट चेन या मेन चेन ढूंढें तो सिर्फ 3 कार्बन का मिलेगा। तो क्योंकि इसमें चेन डिफरेंट हैं, अलग अलग लेंथ के हैं, तो ये हो गए चेन आइसोमर्स, और ये इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे अगर इसी एग्जांपल को देखें हम लोग यहाँ पे CH3 CH CH2 NH2, तो ये क्या है? इस प्राइमरी एमीन है ये। अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ किया गया होता CH CH2 NH2 और यहाँ पे CH3, तो ये भी प्राइमरी एमीन ही है। क्यों प्राइमरी एमीन है? क्योंकि इसमें भी NH2 तो यहाँ भी NH2, प्राइमरी एमीन ही है दोनों। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का? 3 का। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यहाँ भी 3 का, बट फ़र्क ये है कि इसमें एमीन 1 2 3 फर्स्ट कार्बन पे ही NH2 है, ये प्रोपेन 1 एमीन है।
एमीन 1 पे है, प्रोपेन 1 एमीन, और इसमें NH2 एमीन 2 पे है। 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन 2 एमीन है, ये प्रोपेन 2 एमीन। इट मीन्स कि इसमें पोजीशन का डिफरेंट है, एक 1 में, एक पे 1 पे एमीन है, दूसरे में 2 पे एमीन है। तो इट मीन्स कि ये पोजीशन में डिफरेंट है, तो ये हो गए पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, तो पोजीशन आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें एमीन के पोजीशन अलग हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एमीन्स एक तरह के और आइसोमेरिज्म को शो करते हैं और वो होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये कैसे पता चलेगा? तो एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। जैसे कि अगर एक कंपाउंड है CH3 CH2 और NH2, तो इस कंपाउंड पर हम नोटिस करें तो ये है 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन। अगर ऐसे ड्रॉ किया हुआ रहे CH3 फिर CH फिर NH CH2 इसको कर देते हैं, CH2 NH एंड CH3, तो ये हो गया 2 डिग्री एमीन, क्योंकि इसमें NH है, इसमें NH2 है, तो ये हुआ 2 डिग्री एमीन। अगर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रॉ किए हुए होते CH3N, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो इसमें भी टोटल 3 ही कार्बन है, बट ये है 3 डिग्री एमीन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम नोटिस कर सकते हैं, ये क्या है कि टोटल कार्बन इसमें 3 हैं, वो तो यहाँ भी 2 1 1 3 ही है, इसमें भी 1 1 और 1 3 है टोटल कार्बन। तो कार्बन के सेम है नंबर्स, हाइड्रोजन भी काउंट कर ले तो सेम ही आएगा, 3 2 5 2 7 2 9, यहाँ भी 3 2 5 एंड 1 6 एंड 3 9, और यहाँ भी 3 3 3 9 नाइट्रोजन सब में एक है। बट फर्क क्या है कि ये एमीन तो है बट ये प्राइमरी एमीन है, ये भी एमीन तो है बट ये सेकेंडरी एमीन है, ये भी एमीन है बट ये टर्शियरी एमीन है। तो क्योंकि अलग अलग टाइप के एमीन से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए अगर एक प्राइमरी हो, एक सेकेंडरी हो, एक टर्शियरी हो, तो अगर इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप बोले तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसके और इसके बीच में अगर हम लोग सोचे तो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का रिलेशनशिप है, सेकेंडरी टर्शियरी के बीच में भी वही है, या प्राइमरी और टर्शियरी को भी कंपेयर करें तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट आइसोमर्स हम लोग देखते हैं जो एमीन्स में होते हैं, वो होते हैं मेटामेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म होता है मेटामेरिज्म, और ये सेकेंडरी एमीन शो करता है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है ना कि अल्काइल ग्रुप बस डिफरेंट होता है। जैसे अगर इस तरह का कोई एमीन है CH2, और एक और एमीन हम ऐसे लिख लेते हैं CH2 एंड NH एंड इधर CH3, तो फार्मूला तो दोनों का सेम है, टोटल 4 कार्बन इसमें भी हैं और 3 और 1 4 कार्बन इसमें भी। हाइड्रोजन भी सेम ही होगा, 5 इधर और 5 इधर, 10 और एक नाइट्रोजन पे 11, इधर 3 2 5 और 2 7 एंड 1 8 एंड 3 11 सेम है। लेकिन है क्या, 2 डिग्री एमीन ये भी है, 2 डिग्री एमीन ये भी है। तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स तो नहीं है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है तब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, वो तो सेम है। बट इसमें फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ इथाइल है 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन इथाइल ही है। इसमें एक तरफ 2 कार्बन नहीं है, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। तो इसका ग्रुप कौन कौन सा है? इसका फंक्शनल ग्रुप हुआ इथाइल। इसमें NH की एक तरफ कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? इथाइल। इसमें जो NH फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक तरफ है प्रोपाइल और दूसरी तरफ है CH3 मिथाइल। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो बट एल्काइल ग्रुप मैच नहीं करता हो, फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप मैच नहीं कर रहा है दोनों का, अलग अलग साइड में अलग अलग अगर एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ कि वो है मेटामर्स। तो ये मेटामर्स है, तो ये मेटामेरिज्म को भी शो करता है। और एक और जो है इम्पॉर्टेंट, और वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी एमीन शो कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि वो एमीन पे जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, अब इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर तो हमेशा होता है, हमेशा लोन पेयर होता है, वो हम शो करें या ना करें बट वो प्रेजेंट तो होता है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स ही नॉर्मली एमीन्स में हमेशा फॉर्म करते हैं। तो अगर इसमें इधर जुड़ा हुआ है CH3, इधर अगर जुड़ा हुआ है C2H5 और इधर कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन अटैच है, तो इस नाइट्रोजन पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एक्चुअली NH टाइप का है तो ये सेकेंडरी एमीन है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेकेंडरी ही शो कर सकता है, टर्सरी भी शो कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि एक तरफ है लोन पेयर, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, चारों में से कोई भी ग्रुप एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, तो चारों के चारों डिफरेंट है। तो इसका मतलब जब चारों डिफरेंट हो जाते हैं तो उस समय मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। जब चारों डिफरेंट है तो सिमेट्रिक नहीं है, वो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। और एसिमेट्रिक को ही हम लोग बोलते हैं कायरल। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ये कायरल है। तो कायरल नाइट्रोजन कब हो सकता है? नाइट्रोजन कब कायरल हो सकते हैं? जब उसके सराउंडिंग में 3 जो ग्रुप हैं या एटम है वो डिफरेंट हो और एक लोन पेयर तो डिफरेंट होगा ही।
तो ये कायरल होगा, और जब वो कायरल होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी शो करेगा। तो उसका ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनेगा, तो उसी का मिरर इमेज बना देंगे। लोन पेयर रहेगा, H इस साइड बनने लगेगा मिरर में, और ये C2H5 यहाँ बनने लगेगा, CH3 यहाँ बनने लगेगा। तो ये इसका आइसोमर हो गया, और इन दोनों पेयर को हम लोग वैसे बोलते हैं इनैंसियोमर। तो इनैंसियोमर बन गया ये। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी शो करेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को कब वो शो कर सकता है, जब नाइट्रोजन के सराउंडिंग में चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो एमीन्स जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी शो कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर ऑब्वियसली होगा, और इधर से प्रेजेंट है CH3, इधर प्रेजेंट है C2H5, और इधर प्रेजेंट है तीसरा मान लो C3H7, कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें भी तो चारों डिफरेंट है ना, तीनों, ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, लोन पेयर है। तो यानी कि इसमें भी जो नाइट्रोजन है वो एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है, कायरल नाइट्रोजन है। तो ये मॉलिक्यूल भी कायरल हो गया, और इसका मिरर इमेज जरूर बनेगा, और इस टाइप से बनेगा। C3H7 इधर से बनेगा, और ये C2H5 इधर बनेगा, और इधर CH3 बनेगा। यानी कि ये भी बना लिया इनैंसियोमर। तो इनैंसियोमर जब ये बना लिया, यानी कि ये भी कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अगर इन सब में से कोई एक, तीनों में से एक कोई ग्रुप मैच कर जाता तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को वही शो करेगा जिसमें लोन पेयर और बाकी के तीनों ग्रुप्स क्या हों, डिफरेंट हो, कोई भी तीनों में से एक मैच नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे तीनों ही डिफरेंट हैं, इसलिए इसका मिरर इमेज पॉसिबल है। ये दो मॉलिक्यूल बन सकते हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल जो होंगे एक दूसरे के मिरर इमेज है, इनैंसियोमर है, और ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। मतलब ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, मतलब प्लेन पोलराइड लाइट को ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, बस डायरेक्शन का फर्क हो, अपोजिट होगा। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू।